हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 पार्ट 2। तो हमने पार्ट 1 में बेसिकली हमने ये चीज़ें पढ़ी थी जो कि हमारी सॉल्यूशन की हमने डेफिनेशन की थी, कंपोनेंट्स किए थे, टाइप्स किए थे एंड कुछ एग्जांपल्स भी किए थे। और हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टर्म्स पढ़ी जिसमें 60 टर्म्स हमने पढ़ी थी। मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम, पीपीएम, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाके देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है हमारा सोलिबिलिटी। तो सोलिबिलिटी क्या होती है किसी एक सब्सटेंस की, वो देखना। तो सोलिबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज मैक्सिमम अमाउंट। ये एक मैक्सिमम अमाउंट होता है जो कि डिसॉल्व होता है एक सोलवेंट में, यानी कि एक इसका स्पेसिफिक अमाउंट होता है सोलवेंट का, उसमें डिसॉल्व होता है और किसी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, तो हम सोलिबिलिटी कहेंगे। कहने का मतलब यानी जो मैक्सिमम अमाउंट है जो डिसॉल्व होगा किसमें, सोलवेंट में, किसी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, उसे हम सोलिबिलिटी कहते हैं। और किस से डिपेंड करती है, ये तीन चीज़ों पर डिपेंड करती है। नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट, टेम्परेचर एंड प्रेशर पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हमारी आती है पहली सॉल्युबिलिटी, सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, तो मैंने पहले कह दिया था पिछली वाली वीडियो में कि यानी कि हमें लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ना है। हमें यानी कि सॉलिड्स, यहाँ लिखता हूँ सॉलिड सॉल्यूशन एंड गैसियस सॉल्यूशन हमें नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, ये मैंने पिछली वाली वीडियो में बता दिया था। तो अब यहाँ पे देखते हैं यानी सोलिबिलिटी, सॉलिड इन लिक्विड में क्या कहते थे। एवरी सॉलिड, यानी कि इसमें पहली लाइन यानी कि एनसीईआरटी बुक में ये है कि जो हर प्रकार का सॉलिड होता है ना, वो लिक्विड में नहीं घुल सकता। अभी चाहे कोई भी सॉलिड उठाए किसी भी लिक्विड में डाल दिया तो ये नहीं घुलेगा। ठीक है, यानी कुछ कुछ ये घुल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम देख सकते हैं सोडियम क्लोराइड एंड शुगर डिजोल्व रेडिली इन वाटर, यानी कि जो सोडियम क्लोराइड और शुगर है वो वाटर में जल्दी से यानी कि डिजोल्व हो जाते हैं, बट जो नेप्थलीन एंड एंथ्रेसीन है वो नहीं होते। ठीक है, तो नेप्थलीन एंड एंथ्रेसीन क्या होते हैं पहले तो नेप्थलीन वो होता है जिसमें दो बेंजीन रिंग अटैच होती है। ठीक है, नेप्थलीन होता है कुछ ऐसे, ये पूछ सकता है एक नंबर में कि नेप्थलीन का स्ट्रक्चर बताओ, तो ये कुछ ऐसा होता है। ठीक है, और इसी में अगर हम एक और रिंग जोड़ दें तो ये हमारा बन जाएगा एंथ्रेसीन। ठीक है, तो ये तो आपको पता होना चाहिए ये। ठीक है, तो यहाँ पे देते हैं ऑन द अदर हैंड नेप्थलीन एंथ्रेसीन है, यानी देखो अगर मान लो नेप्थलीन एंथ्रेसीन पानी में डिजोल्व नहीं होते हैं, तो अगर ये जिसमें डिजोल्व होती है ना उसमें ये नहीं होंगे। ठीक है, तो डिजोल्व रेडिली इन बेंजीन, अगर बेंजीन में रेडिली यानी कि रेडिली डिजोल्व हो जाते हैं, बट जो सोडियम क्लोराइड एंड शुगर है वो नहीं होंगे, क्योंकि ये तो पानी में डिजोल्व हो रहे थे और जो ये हैं वो बेंजीन में डिजोल्व हो रहे हैं, तो इसलिए बेंजीन में डिजोल्व नहीं होंगे सोडियम क्लोराइड एंड शुगर। ठीक है, इट इज ऑब्जर्व्ड पोलर सोल्यूट्स, अब देखो पोलर सोल्यूट्स है ना वो पोलर सोलवेंट में ही होंगे, नॉन पोलर सोल्यूट्स है नॉन पोलर सोलवेंट्स में ही होंगे। ठीक है, और इन जनरल ए सोल्यूट डिजोल्व्स इन ए सोलवेंट इफ द इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन आर सिमिलर, यानी कि डिजोल्व तब होगा जब इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन है वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होने चाहिए, यानी कि सिमिलर होने चाहिए। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, हाँ ये होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है तो दो तीन डेफिनेशन आएंगे आपकी। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन आती है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन क्या होती है, जब यानी कि यानी सॉलिड सोल्यूट इज एडेड टू द सोलवेंट, एक सॉलिड सोल्यूट है इसको आपने ऐड किया सोलवेंट में, तो सम सोल्यूट है ना, जो सोल्यूट आपने ऐड किया था वो क्या हो गया, इसमें डिजोल्व हो गया, तो जो इसकी कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब देखो यानी कि जैसे हम सोल्यूट, अगर मान लो ज़्यादा सोल्यूट है तो वो कॉन्सेंट्रेशन होगी ज़्यादा, यानी कि मैं कह सकता हूँ जैसे कि मैं मान लो जैसे सोल्यूट अपना ये है ना, अगर ये ज़्यादा है तो क्या होगा, यानी कॉन्सेंट्रेशन हो ज़्यादा होगी। ठीक है, यानी कॉन्सेंट्रेटेड, जैसे कि हम HCl लेते हैं। अब HCl दो टाइप का होता है H2SO4। ठीक है, एक डाइल्यूटेड होता है यानी कि एक होता है हमारा कॉन्सेंट्रेटेड। तो कॉन्सेंट्रेटेड क्या होगा, जिसमें सोल्यूट ज़्यादा, और डाइल्यूट क्या होगा, जिसमें यानी कि सोलवेंट ज़्यादा हो। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन क्या होगा, अब क्या होता है सोलिड पार्टिकल्स है ना वो क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं विद द अदर सोलिड। मान लो ये हमारा सोलिड पार्टिकल, ये हमारा सोलिड पार्टिकल, इन दोनों बीच में क्या होगा, कोलिजन होगा, और ये क्या होगा, यानी कि सोल्यूशन के बाहर चले जाएंगे, सेपरेट आउट ऑफ द सोल्यूशन, तो इसे हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अब इसमें दो टाइप के सोल्यूशन आते हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन वो होते हैं जिसमें कि यानी कि जैसा यानी कि मान लो हम बीकर ले लिया, इसमें हमने डाल दिया यानी सोलेंट डाल दिया, सोल्यूट डाल दिया, अब आप इसमें और सोल्यूट ऐड नहीं कर सकते, तो यानी कि एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर पे, तो ये हमारा हो गया सैचुरेटेड सोल्यूशन। अगर अनसैचुरेटेड सोल्यूशन वो होता है जिसमें हम मोर सोल्यूट ऐड कर सकते हैं किसी भी सेम टेम्परेचर पे। ठीक है,
अभी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अभी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या कहता है, यानी सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, तुम्हारा सॉलिड इन लिक्विड जो है उसमें क्या कहता है ये देखते हैं, ठीक है। द सोलिबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड इज सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, जो इसकी सोलिबिलिटी है वो यानी अफेक्ट होती है बाय टेम्परेचर द्वारा अफेक्टेड होती है, जब टेम्परेचर चेंज करोगे तो वो अफेक्ट होगी, ठीक है। टेम्परेचर भी डिपेंड करती है कहने का मतलब, इट मस्ट ले चार्टलियर प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं ये। और अगर डिसोल्यूशन प्रिंसिपल, तो जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक होगा, तो जो डिसोल्यूशन एच है वो एन जीरो से क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। जो डिसोल्यूशन जो रेट है वो यानी क्या होगी, डिसोल्यूशन की वो ज़्यादा होगी। द सोलिबिलिटी शुड इंक्रीज, किसका मतलब है, यानी कि इसका मतलब जब ये जीरो से ज़्यादा होगा तो सोलिबिलिटी इंक्रीज होगी विद राइज इन टेम्परेचर, एंड टेम्परेचर और सोलिबिलिटी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी यहाँ पे। लेकिन जब एक्सोथर्मिक हो जाएगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। जैसे आप सोलिबिलिटी को बढ़ाओगे तो कब बढ़ेगी, वो डिक्रीज इन टेम्परेचर बढ़ेगी। अब हमारे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो सोलिबिलिटी हमारी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो बेसिकली मैं बताऊँ तो यानी कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं होता टेम्परेचर प्रेशर का इसमें, ठीक है, यानी अनअफेक्टेड होता है। अरे सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, अब गैस इन लिक्विड या एक सोलिबिलिटी हमने पढ़ ली है, दूसरे हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप मान के चलो, मैं आपको बताऊं कि यानी कि यहाँ पे देखो मेन गैसेज डिजोल्व वाटर, यानी बहुत सारी गैसेज होती है वो डिजोल्व हो जाती है वाटर में, ठीक है। तो ऑक्सीजन होता है ना, ऑक्सीजन वो ओनली स्मॉल एक्सटेंट में ही, स्मॉल एक्सटेंट होती है ना उसमें डिजोल्व होती है, एंड छोटे से अमाउंट में, ठीक है। इट इज दिस डिजोल्व ऑक्सीजन विल सस्टेन ऑल एक्वेटिक लाइफ। ऑन द अदर हैंड हाइड्रोजन क्लोराइड गैस होती है ना, हाईली सोल्यूबल होती है, ये कम सोल्यूबल होती है, हाईली सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है। द सोलिबिलिटी ऑफ गैसेज इंक्रीज इन प्रेशर, जो यानी कि सोलिबिलिटी है वो गैसेज की, मान लो आप यानी कि सोलिबिलिटी बढ़ाना चाहते हो तो वो कैसे बढ़ेगी, जब प्रेशर बढ़ाओगे तभी तो। जैसे यहाँ पे देख दो, ये डायग्राम आपका, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल का प्रेशर बढ़ रहा था, ठीक है। सोलिबिलिटी क्या थी, कम थी, क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ मान लो ऑक्सीजन मांगे चलो, तो एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन ऐसे यानी फैले हुए। जब आपने मान लो प्रेशर इंक्रीज किया तो ये सारे पास पास हो गए, यानी सोलिबिलिटी ज्यादा हो गई, ठीक है। अब हेनरीज लॉ क्या कहता है, हेनरीज लॉ क्या कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो ये कहता है कि जो कौन यानी कि द लॉ स्टेट्स दैट एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर द सोलिबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो सोलिबिलिटी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट अबाउट द सरफेस। अब जो पार्शियल प्रेशर होगा गैस का वो कहाँ होगा, यानी कि जैसे मान लो ये बीकर है, आपने ये लिया है ना, तो यहाँ पार्शियल प्रेशर कैसे होगा, यानी कि किसी हम मान लो ये पार्शियल प्रेशर कैसे होगा, ये जब हम ऊपर से प्रेशर डालेंगे वो क्या होगा, पार्शियल प्रेशर होगा, ठीक है। तो जो हमारी ये पार्शियल प्रेशर हो गया, ये क्या है हमारा हेनरीज कांस्टेंट हो गया, और ये हमारा क्या है, ये एक्स नहीं, ये हमारा काई है। पिछले वाली वीडियो में मैंने पढ़ा था मोल फ्रैक्शन, इसको क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। कैसे हेनरीज कांस्टेंट डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट केएच वैल्यूज एट द सेम टेम्परेचर। अब ये मत कह देना कि सेम टेम्परेचर पे जो केएच की वैल्यू, अब पूछ ले मान लो आपको सेम टेम्परेचर पे केएच की वैल्यू बताओ, तो आप कहोगे क्या कहोगे, यानी कि डिफरेंट होती है, ठीक है। यानी सेम टेम्परेचर पे क्या होगी, डिफरेंट होगी, अलग अलग गैस होगी, ठीक। तो मैं हेनरी लॉ एप्लीकेशन क्या होती है, अब एप्लीकेशन क्या है, देखो बहुत बड़ी रामायण लिखी हुई है, तो यहाँ पे देखो सारी एनसीईआरटी से कॉपी की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जो यानी कि जो हमारी जो बोटल्स होती हैं, यानी ड्रिंक्स, सोडा वाटर की ड्रिंक्स होती हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, उनको हाई प्रेशर के अंडर सील किया जाता है CO2 से, ठीक है। अब जब आप यानी कि ये हमारी क्या है, बोतल है, ठीक है। इसको जब आप इसको ढक्कन हटाते हो तो यानी कि फिज निकलती है, ठीक है। तो वो क्या होती है, CO2 होती है, क्योंकि उनको अंडर हाई प्रेशर यानी सोलिबिलिटी को मेंटेन करने के लिए हाई प्रेशर के अंदर सील्ड किया जाता है, ठीक है। अब दूसरे की स्कूबा डाइवर्स होते हैं ना, है ना, जो पानी के नीचे जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो एक टैंक लेके जाते हैं, उसमें क्या होता है प्योर, हम कह सकते हैं वो नाइट्रोजन नहीं ले जा सकती, क्यों अगर मान लो प्योर ऑक्सीजन ले जाएंगे तो उसमें नाइट्रोजन की मात्रा भी होगी ना, कुछ ना कुछ तो, है ना। तो यानी कि नाइट्रोजन क्या होती है, अगर वो यानी कि अगर मान लो आपकी जो कैपिलरीज रहती हैं, यानी कि वो जो इसमें यानी कि ब्लड होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है ब्लॉक, यानी कि ब्लॉक बना देती है, ठीक है। और यानी क्या होता है, यानी कि उसकी वजह से हमारी जो एक प्रॉब्लम होती है वो बैंड्स यानी कि उसको बोलते हैं डिजीज होती है, इसलिए जो उसके कंटेन करके रह जाते हैं वो है 11.7% हीलियम होती है,
56.2% नाइट्रोजन एंड 32.1% ऑक्सीजन होती है, ठीक है। और एक ये होती है कि जब हम यानी कि किसी पहाड़ी की चढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो ऊपर जाते हमें यानी कि ब्रीथिंग में डिफिकल्टी आती है, सांस लेने में तकलीफ होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। और इस सिम्टम को किसका सिम्टम है? एनोक्सिया का सिम्टम है, ठीक है। हेनरी लॉ के लिमिटेशंस क्या है? यानी जो लॉ होता है उसके लिमिटेशंस भी होते हैं, एप्लीकेशन भी होते हैं, ठीक है। तो ये लिमिटेशंस क्या है? यानी कि गैस शुड नॉट रिएक्ट विद द सॉल्वेंट। क्या? कि गैस रिएक्ट नहीं करनी चाहिए। फिर क्या होना चाहिए भाई? देखो, गैस शुड नॉट रिएक्ट यानी कि क्या होना? डिजोल्व होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ओनली डिजोल्व होनी चाहिए, लेकिन रिएक्ट नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और गैस शुड नॉट एसोसिएट और डिसोसिएट, ना ही गैस एसोसिएट होनी चाहिए ना ही डिसोसिएट होनी चाहिए, ठीक है। और ये कि इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर हाईली कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन, मतलब कि हाईली कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन वो होंगे जिसमें क्या होगा? सोल्यूट की जो मात्रा है वो क्या होगी? ज़्यादा होगी, ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अब इसके इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा? सोलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड डिक्रीज विथ राइजिंग टेम्परेचर। सोलिबिलिटी होती है गैस की, वो डिक्रीज होती है विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाया तो सोलिबिलिटी गिरेगी, है ना। और इस पे एक क्वेश्चन भी आता है कि यानी कि जो हमारे एक्वेटिक लाइफ में जो हमारे यानी क्या बोलते हैं उनको, फिशेज होती हैं, जो हमारी फिश होती हैं, वो यानी कि कोल्ड वाटर में क्यों रहना पसंद करती है? यानी कहना ज़्यादातर क्यों रहती है, ठीक है, पसंद क्यों, यानी रहती क्यों है, ठीक है। तो क्यों रहती है? क्योंकि यानी कि उसमें क्या होता है? सोल्यूबिलिटी होती है ना गैस की, जो ऑक्सीजन है उसकी क्या होती है? ज़्यादा होती है, ठीक है। जब टेम्परेचर कम होगा, है ना, तो सोल्यूबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी, इसलिए ये क्या होती है? यानी कि ज़्यादा रहती है, ठीक, कंफर्टेबल महसूस करती है, ठीक है। वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर क्या है, ठीक है। अब क्या है वेपर प्रेशर? क्या होगा? वेपर का प्रेशर, ठीक है। जैसे मान लो आपने यानी कि ये है हमारा, इसको बॉईल करोगे तो वेपर आएगी, आपको वेपर ऊपर जाएगी। मान लो ढका हुआ है यानी कि बंद है, ये सील पैक है, ठीक है। तो यहाँ से एक प्रेशर एग्जिबिट होगा, ठीक है। कह सकता हूँ कि प्रेशर प्रेशर एग्जिबिट बाय द वेपर प्रेजेंट अबाउट द लिक्विड सरफेस और सॉल्यूशन, इसे कहते हैं वेपर प्रेशर कहते हैं, ठीक है। अब राउल्स लॉ क्या कहता है? यही बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने बताया था वो हेनरी लॉ इंपॉर्टेंट था, P इक्वल टू के एच काई, ठीक है। राउल्स लॉ क्या कहता है? इसमें क्या होता है कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है ना कंपोनेंट का इन द सॉल्यूशन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के। जैसे पार्शियल प्रेशर है कंपोनेंट का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन, यहाँ पे वही है। अब जैसे आप इसको हटाओ तो P1 नोड आएगा, P1 नोड, ठीक है। P1 इक्वल टू P1 नोड इक्वल K1, ठीक है ऐसे। डाल्टन लॉ क्या कहते हैं भाई? डाल्टन लॉ क्या कहते हैं? टोटल प्रेशर क्या होगा? टोटल प्रेशर, जैसे मैंने मान लो ये एक बीकर लिया मैंने, ठीक है, इसका प्रेशर P1, इसका बीकर लिया तो ये P2, टोटल प्रेशर क्या हो? P1 प्लस P2, यानी कि इनको दोनों को जोड़ देंगे। यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे, देखो यानी कि इस यहाँ पे कहा गया है कि P इक्वल टू P1 प्लस P2, ठीक है, ये तो हाँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो P1 प्लस P2, तो यहाँ से हम यहाँ पे जो है इनकी वैल्यूज को लेंगे, देखो हाँ, P इक्वल टू, अब P1 की वैल्यू क्या आती है वहाँ पे? P1 नोड K1, ठीक है, प्लस P2 नोड K2, ठीक है। तो अब यहाँ से हम वैल्यूज को हम यानी कॉमन भी लेंगे हम यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं K1 K2 को ले लेते हैं एक बार के लिए। तो मैंने पिछले वाली वीडियो में बताया था K1 प्लस K2 इक्वल टू 1, ठीक है। तो K2 की वैल्यू लोगे तो 1 माइनस K1 होगा, ठीक है, 1 माइनस K1। तो P इक्वल टू P1 नोड K1 प्लस P यानी कह सकता हूँ इसको, हाँ, P2 नोड 1 माइनस K1, तो यहाँ पे रहेगा P इक्वल टू, या फिर K2 को हम चेंज, K1 को चेंज कर नहीं, हाँ K1 को वो सेम बात है, इसको चेंज करो या इसको चेंज करो, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा ये P1 नोड K1 प्लस P2 नोड माइनस P2 नोड K1, ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ देखनी है कि यानी कि अगर मैं इन दोनों को लेता हूँ ना, इन दोनों में क्या यानी कि सेम, तो K1 सेम है, ठीक है। तो मैं ले सकता हूँ मैं यहाँ पे P इक्वल टू K1 P2 नोड माइनस P1 नोड, ठीक है, ये कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो P2 नोड माइनस P1 नोड, ये क्या है? प्रेशर है हमारा, जो यानी कि हमारा जो राउट लो कांस्टेंट है वो है ये हमारा P2 नोड, ठीक है।
यहाँ पे हमारा काई टू की वैल्यू थी, हमने काई वन माइनस काई वन, हाँ ये सही, ठीक। तो ये कैलकुलेशन हो गई हमारी, ठीक है। अभी ग्राफ है, ग्राफ किसी यानी यहाँ वेपर प्रेशर दे रखा है मोल फ्रैक्शन, ये किसका ग्राफ है? ये ग्राफ हमारा राउल्ट्स लॉ का, जो हमारा राउल्ट्स लॉ हम कह सकते हैं, जो हम राउल्ट्स लॉ कुछ इस प्रकार से हम क्या, जो P1 नोड हमारा राउल्ट्स लॉ था उसका ये क्या है ग्राफ है। वेपर प्रेशर इधर रहता है और मोल फ्रैक्शन इधर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो काई वन यहाँ 1 है, काई टू यहाँ 0 है, ठीक है। यहाँ काई वन 0, यहाँ काई टू 1, ठीक है। अब देखो काई वन यहाँ पे 1 होगा, है ना, काई वन 1 होगा तो P1 नोड यहाँ है, ठीक है। और काई टू 1 है तो P2 नोड यहाँ है, ठीक है। तो अब देखो जहाँ पे यानी कि टोटल कहाँ है, ये टोटल आया, ठीक है। अब यहाँ पे ये किसका है, P2 का, जो यहाँ पे 0 है ना, इसकी डॉटेड लाइन से हमारा दिखाया गया है। यहाँ काई वन 0 है तो यहाँ डॉटेड डॉटेड लाइन हमारी है, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ यानी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। अब राउट्स लॉ यानी स्पेशल केस क्या होता है, राउट्स लॉ का स्पेशल केस क्या होता है, जब P इक्वल टू, ये हमारे स्पेशल केस हो गया, जो हेनरीज लॉ पढ़ा था वो ये हमारा क्या हो गया, स्पेशल केस हो गया। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या पढ़ा था, हमें P इक्वल टू P1 नोड डॉट काई वन किया था, ठीक है, यानी यही किया था ना। तो यहाँ P और P यहाँ सेम है, प्रेशर है दोनों, ठीक है, ये स्मॉल P है, ठीक है। तो बस यही चेंज है, तो इसका मतलब कह सकता हूँ कि जो राउट्स लॉ का P इक्वल टू है, ठीक है। तो वेपर प्रेशर, ये वेपर प्रेशर क्या है, प्योर सॉल्वेंट लिया आपने, ठीक है, यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ। मान लो आपने प्योर सॉल्वेंट लिया, इसमें क्या प्योर सॉल्वेंट में मात्र यानी कि एक ही प्रकार के कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो इसका मतलब जो वेपर प्रेशर वो एक का लगेगा। अब जब यहाँ दो आ गए तो दो का लगेगा, ठीक है, वेपर प्रेशर। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।